हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग सूडो फोर्स और थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूडो फोर्स शुरू किया था, उसके बाद टेंशन फोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज जो सवाल लेंगे उसमें नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, टेंशन भी होगा और वेट तो खैर होगा ही, ठीक है। मतलब पहले हम लोग टेंशन नहीं पढ़े थे, तो हम लोगों ने लास्ट जो सूडो फोर्स का क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ वेट और नॉर्मल रिएक्शन था। आज टेंशन भी इंक्लूड करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, क्योंकि हम लोग टेंशन पढ़ चुके हैं। तो लेट्स टेक ए क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन का जो पर्पस है वो क्वेश्चन करना नहीं है, बेसिकली फिजिक्स को समझना है, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो फिजिक्स, जो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसको समझने के लिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। बाद में हम लोग जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम सीट पूरा करेंगे, एस सी वर्मा का सारा क्वेश्चन करेंगे और IIT JEE का सारा क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा थ्योरी कम पढ़ाएंगे और मतलब कॉन्सेप्ट चूंकि अभी डिस्कस कर लेंगे तो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये भी एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। एस सी वर्मा हम लोग अलग से भी करेंगे। हम लोग एस सी वर्मा का क्वेश्चन सारा हम लोग करना है। ये इनफैक्ट इस चैप्टर के बाद से हम लोग चौथा पांचवा चैप्टर कर लेंगे एस सी वर्मा का, ठीक है। उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, थ्योरी तो चलो हम पढ़ाई दिए हैं अपना लेक्चर में, ठीक है। सो सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द मास m, कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। एक काम करें, इसको m डैश कर लेते हैं, इसको m कर देते हैं, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा। फाइंड, अच्छा इसको ना m डैश कर दो, मतलब m और लेट्स गो m डैश, राइट, और इसको m कर देते हैं। Find the mass m dash of the hanging block in the figure, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. ठीक, all the surfaces are frictionless and a sting and pulley are the light, sting and pulley are light. ठीक है, ये m dash है हैंगिंग ब्लॉक का, और ये कैपिटल M आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास है, और स्मॉल m जो है वो ब्लॉक जो रखा हुआ है उसका मास है। ट्रायंगुलर ब्लॉक को हम लोग इंक्लाइन प्लेन या वेज भी बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन या वेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मास m डैश ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन द फिगर विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। m डैश क्या होगा ताकि ये जो आपका जो स्मॉलर ब्लॉक है m, वो इसके ऊपर स्लिप ना करे। What will be the value of m dash so that this block does not slip over the wedge? इंक्लाइन प्लेन को वेज भी बोला जाता है, WEDGE, ठीक है। क्वेश्चन है कि m डैश का क्या, m डैश का वैल्यू होगा ताकि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो वेज के ऊपर स्लिप नहीं करे, स्मॉलर ब्लॉक वेज के ऊपर स्लिप नहीं करे। ऑल द सर्फेस फ्रिक्शनलेस एंड स्टिंग एंड पुली आर लाइट। फ्रिक्शन तो पढ़े नहीं है तो सब कुछ फ्रिक्शनलेस ही लेंगे हम लोग, मतलब ये जो वेज है और जो सरफेस है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और वेज और स्मॉलर ब्लॉक के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग भी जो आपका पुली है, दैट इज लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो जो सूडो फोर्स का जो लेक्चर था हम लोग का लास्ट टू लास्ट वाला, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को 4 स्टेप में कर सकते हैं। 4 स्टेप में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला स्टेप है, यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडीज हैं, उन सभी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। यहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक तो वेज हो गया, ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m हो गया, और एक आपका हैंगिंग मास हो गया। इन तीनों का आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। इन तीनों का पहला स्टेप जो है, यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1 इज यू ड्रॉ द ड्रॉ FBD। FBD क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली व्हाट वी डू इन FBD, वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। हम लोग बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं by showing all the interaction which that body has with the surrounding in terms of forces। हम लोग बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। कैसे आइसोलेट करते हैं? by showing all the interaction the body has with the surrounding in terms of forces। फोर्सेस के टर्म्स में उसको दिखाते हैं, इंटरेक्शन जो होता है इसका सराउंडिंग के साथ, उसको फोर्स के टर्म में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
इधर कर देते हैं। ओके, सो चलन दो, ठीक है, बड़ा ही भी ठीक था, ज्यादा दिख रहा था एक्चुअली। 3 बॉडीज हैं, तीनों को हम लोग ले लिया जाए। एक आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, एक आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, वेज जिसको बोलते हो आप, इसका फ्री, अच्छा ये एंगल भी दिया है भाई, थीटा एंगल दिया हुआ है। फिर एक ब्लॉक हो गया जो वेज के ऊपर रखा हुआ है। अब तीसरा हैंगिंग बॉडी हो गया एम डैश। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया जाए, इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, सपोज टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो एम डैश का फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर। पहले तो एक चीज समझो, तीनों ही बॉडी जो है अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ जो है, हम लोग सारा क्वेश्चन अर्थ पर रख के कर रहे हैं, तो अर्थ का एग्जिस्टेंस को हम लोग हमेशा ही बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं, ठीक है। अर्थ के एग्जिस्टेंस को बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं कि अर्थ है वहां पे। तो ये तीनों बॉडी जो है अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन इन बॉडीज का है उसको हम लोग फोर्स के टर्म्स में दिखा देंगे, फोर्स के टर्म में दिखा देंगे। ये हो गया आपका अर्थ के साथ इंटरेक्शन हो गया इसका mg। ऑफ कोर्स अर्थ पे इसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, बट उसका जरूरत नहीं है। ये स्मॉल mg हो गया और ये m डैश जी हो गया, ठीक, m डैश जी। और हैंगिंग बॉडी किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, तो स्ट्रिंग के साथ जो इंटरेक्शन उसको यहां दिखा दो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द हैंगिंग बॉडी, दैट्स ऑल फॉर द हैंगिंग बॉडी। अब इस ब्लॉक पे आ जाए, ब्लॉक किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अर्थ से कर रहा है, वो यहां दिखा दिया हमने। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? वेज के साथ कर रहा है। वेज क्या कर रहा है? वेज उसका मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। वेज जो है इस ब्लॉक के मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन in direction opposite to the direction in which motion is to be constrained, ठीक है। ये n किसने लगाया? ये n वेज लगा रहा है। ये n किसने लगाया? ये n फोर्स जो है वेज लगा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक भी वेज को छोड़ेगा नहीं, वो भी n फोर्स लगाएगा, है ना, वो भी n फोर्स लगाएगा। इसको एक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसको एक्शन बोलोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इसको एक्शन बोलोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली ड्रा ही करते जाओ, ठीक रहता है, छूटेगा नहीं। और कोई फोर्स ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक और किसी चीज से इंटरेक्ट तो कर नहीं रहा है, अर्थ के साथ कर रहा है फील्ड फोर्स के थ्रू, mg लगा दिया। वेज के साथ कर रहा है, तो वेज जो है उसका इंटरेक्शन को हम लोग n ड्रा करके शो कर दिया। ये n वेज लगा रहा है तो ये भी वेज के ऊपर लगाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। अब इस n को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, चूंकि हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, रोटेशन तो है नहीं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करेगा, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर दिया जाए। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक का हो गया और ये इसका हैंगिंग बॉडी का हो गया। अब वेज का ड्रा कर लें फ्री बॉडी डायग्राम। एक इंटरेक्शन अर्थ के साथ है जो हमने mg दिखा दिया यहाँ पे, दूसरा इंटरेक्शन उसका ब्लॉक के साथ था, वो n के टर्म्स में दिखा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? सरफेस के साथ कर रहा है। सरफेस क्या कर रहा है? सरफेस वेज का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ? बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन r इन अपवर्ड डायरेक्शन। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है वेज? स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, ये स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, वो भी ड्रा कर दो। राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगा उसी डायरेक्शन में टेंशन लगाते हैं, ठीक। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। अब व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज टू चूज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चूज करना है आपको, यू हैव टू चूज द ऑब्जर्वर, यू हैव टू चूज द ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर क्या लेंगे आप बताओ? ऑब्जर्वर क्या लेंगे? अगर ये लेंगे O1, O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर। आप चाहें तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर भी ले सकते हो, आप चाहो तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर भी ले सकते हो। यू कैन टेक O2 आल्सो। सो O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर
O2 इज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। पहले O1 का ऑब्जर्वेशन देखें हम लोग। O1 अगर लेते हैं, O1 इज व्हाट? O1 इज ऑब्जर्वर who is inertial, who is at rest with respect to earth. O1 is observer who is at rest with respect to earth. और सूडो फोर्स वाले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि अभी हम लोग इन चैप्टर्स में अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। आइडियली अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बट मान के चलते हैं। तो इस पर डिस्कशन हम लोग किए थे सूडो फोर्स वाले चैप्टर में, सूडो फोर्स वाले वीडियो में। तो O1 अर्थ को चूंकि इनर्शियल मान रहे हैं, सो एनी ऑब्जर्वर हु इज आइदर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ are moving with constant velocity with respect to earth will also be inertia, तो O1 जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो O1 विल बी ए इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब O1 का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? देखो क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिकली एक चीज बोल रहा है कि आप m डैश निकालिए, हैंगिंग बॉडी का क्या मास होगा ताकि ब्लॉक जो है वो वेज के ऊपर रेस्ट, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे। हम लोग क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बताया है, पूछा है कि आप m डैश हैंगिंग बॉडी का मास निकालिए so that this block does not move with respect to wedge. You find the hanging mass m dash such that this block of mass small m does not move with respect to the wedge of mass capital M. तो एक काम करते हैं हम लोग सोल्यूशन में मान के चलते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। एंड अज्यूमिंग दिस लेट्स फाइंड m डैश। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, विल अज्यूम कि ये m जो है, ये ब्लॉक जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, और इसको अज्यूम करते हुए हम m डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ब्लॉक ऑफ मास m वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, उस केस में O1 का क्या ऑब्जर्वेशन होगा इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए? O1 क्या ऑब्जर्व करेगा? O1 is going to observe this hanging body to be accelerating with A in downward direction. O1 जो है ये हैंगिंग बॉडी को A एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ देखेगा। चूंकि ये हैंगिंग बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वेज भी A एक्सेलरेशन से राइट जाएगा। अगर ये हैंगिंग मास A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वेज जो है A एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स राइट जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये ब्लॉक जो है वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो ये वेज का सारा मोशन इनहेरिट करेगा, वेज के विथ रिस्पेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे, और इसको मानते हुए हमें m डैश का वैल्यू निकालना है। लेकिन वेज के साथ साथ तो चलेगा ही ना, वेज का जो मोशन है उसको तो इनहेरिट करता हुआ चलेगा, तो ये वेज के साथ साथ A एक्सेलरेशन से ये भी राइट वर्ड मूव करता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया O1 का ऑब्जर्वेशन। ठीक है। O2 का ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। O2 नॉन इनर्शियल है। ठीक है। O2 वेज को रेस्ट पे पाएगा। ऑफ कोर्स O2 जो है वेज को, चूंकि वेज का मोशन इनहेरिट कर रहा है, सो ही विल सी वेज टू बी इन इक्विलिब्रियम। एंड ऑफ कोर्स ब्लॉक जो है चूंकि वेज के साथ है, वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो O2 जो है इस वेज को भी और इस मास दोनों को ही इक्विलिब्रियम में देखेगा, रेस्ट पे देखेगा। O2 चूंकि वेज का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है, ये सत्य है। जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करता है। तो O2 चूंकि वेज के फ्रेम में है, तो उस वेज के सारे मोशन को इनहेरिट करेगा, इसलिए वो वेज को रेस्ट पे पाएगा। और चूंकि ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो वो ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा, ठीक है। तो O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उसका हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। चलो ऑब्जर्वेशन डिस्कस करें तो बाकी भी बता ही देते हैं आपको। O2 का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? O2 जो है वेज को रेस्ट पे पाएगा, पहला बात। अब ब्लॉक जो है वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस m डैश? m डैश को कैसे मूव करता हुआ देखेगा, इस पे हम लोग अभी आएंगे। ठीक है। पहले हम लोग सवाल को O1 के अकॉर्डिंग कर लिया जाए। ठीक है, फिर देखेंगे O2 के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। पहले सवाल को O1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर O2 के अकॉर्डिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो O1 तो चूंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो कोई सूडो फोर्स का नीड है नहीं। O1 का ऑब्जर्वेशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट कर सकते हैं। O1 चूंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो O1 के ऑब्जर्वेशन को हम आराम से फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं। सिंस O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर, सो the observation made by O1 can be very well correlated with forces using Newton's second law. There is no need of pseudo force.
सूडो फोर्स का जरूरत तब पड़ता है जब किसी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्सर के साथ कोरिलेट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग O1 ले रहे हैं, O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो उसके ऑब्जर्वेशन को हम फोर्सर के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्वर चूज कर लिया O1। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चूज कर लो। चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टेप 2 मैंने लिखवाया था सूडो फोर्स वाले जो वीडियो है, उसको वीडियो को भी देखिए है, उसमें काफ़ी अच्छे से सारा कुछ डिस्कस किया है हमने। वो डिस्कशन यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया है 4 स्टेप में कैसे हम लोग किसी भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला स्टेप तो था कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द बॉडीज विच आर देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है चूज द ऑब्जर्वर एंड चूज ए नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। वंस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, यू चूज अ नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हुए आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। एक तो पहला चीज ये था कि पहला चीज ये है, ये सारा कोई डिस्कशन देखो किए हैं हम लोग सूडो फोर्स वाले वीडियो में, जो 2 वीडियो पहले हम लोग बनाए हैं, वो उसमें सारा कोई डिस्कशन किया है हमने। फिर से इस सवाल को करते हुए आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट, उसमें यह भी डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ जो है कॉम्पोनेंट फॉर्म में लगाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ चूंकि हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में लगाते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लगाते हैं, कॉम्पोनेंट फॉर्म में यूजुअली हम लोग कॉम्पोनेंट फॉर्म में यूज करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो ये जो एफ एक्स एफ वाई जो कॉम्पोनेंट्स है, एफ एक्स एफ वाई ए एक्स ए वाई, ये तभी हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं जब हम लोग एक्स और वाई डिसाइड करेंगे। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, वी अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। So we can talk about fx and ax or fy or ay only when we define what is x-axis and what is y-axis. Only when we define what is x-axis and what is y-axis. जब तक हम लोग x और y-axis दोनों को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग fx और fy के बारे में बात नहीं कर सकते। We cannot talk about fx and fy, right? तो पहला काम कि हम लोग x-axis और y-axis डिफाइन कर दें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो है एक्सिस के लॉन्ग आ जाए और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ जाना चाहिए। अभी O1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो O1 वेज को ऑफ कोर्स ए एक्स एक्सेलरेशन से राइट जाता हुआ दिखेगा, और ये ब्लॉक भी चूंकि वो एक्सेलरेशन इनहेरिट करेगा, ये भी टुवर्ड्स राइट जाएगा और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है एक्सिस के अलोंग लाई कर जाना चाहिए। अब देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, तो 4 में से 3 फोर्स एक्सिस के अलोंग चला है। ठीक, और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के अलोंग आ गया। यहाँ भी आप यही ले लो। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, 2 में से 1 फोर्स तो एक्सिस के लॉन्ग आ गया और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ गया। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लें वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लें, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर अलग भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये तो 1 डायमेंशनल है एक्स वाई। ठीक, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। जो फोर्स एक्सिस के अलोंग लाई कर गया उसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो फोर्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहा है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिए, ऑब्जर्वर भी चूज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई न्यूटन्स लॉज। अप्लाई न्यूटन्स लॉज, तो जो वेज है, वेज वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? नेट फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विल बी व्हाट? Net force in positive x direction will be simply total force in positive x direction minus total force in negative x direction. So negative x direction में force क्या हो गया, n sin theta, n sin theta. So this is net force in positive x direction. This is net force in positive x direction, and that will be equal to what? That will be equal to mass into acceleration. और y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन y डायरेक्शन? r माइनस
mg माइनस n cos थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, सो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बी 0, राइट। यहां आ जाइए, ये थीटा है, ठीक है, सो दिस इज आल्सो थीटा, सो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन in case of block will be how much? N sin theta, and that will be equal to mass into acceleration. Y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? N cos थीटा माइनस mg इज 0, ठीक। यहाँ पे हैंगिंग मास ऑफ कोर्स x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, so net force in negative y direction is m dash g minus t equal to m dash l, ठीक है। आपने न्यूटन थर्ड लॉ लगा, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लिया, स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? यू सॉल्व दिस इक्वेशंस। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, है ना, इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये तो है। यहां से क्या आ रहा है? n इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा, ठीक है। इसको यहां पुट कर दोगे तो a क्या आ जाएगा? दूसरा पेन से लिखते हैं भाई, a इक्वल्स टू g tan थीटा, नहीं। अब a यहां पुट कर लोगे तो यहीं पे ले आओ इसको भी, t माइनस n साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो सारा पुट कर लो। एन और ए तो दिया ही हुआ है ना, एन और ए तो आप निकाल ही चुके हो, ठीक है, तो उसको पुट कर लो, वैल्यू आ जाएगा आंसर तुम्हारा। इसको जोड़ दोगे तो टी टी कट जाएगा, ये हो जाएगा एम डैश जी माइनस एन का वैल्यू पुट कर लीजिए, एम जी बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। नहीं जोड़ेंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा एम डैश जी, अब इसमें पुट करेंगे ना, अब ए और एन का वैल्यू पुट कर लोगे तो एम डैश निकल जाएगा तुम्हारा, एन और ए का वैल्यू पुट कर लोगे तो एन डैश सॉरी एम डैश निकल जाएगा। आप एन का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, इसको पुट कर लीजिए, यू विल गेट एम डैश वेरी इजली, ठीक है, यू विल गेट एम डैश। समझ रहे? चलो सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, इसमें तो इजीएस्ट पार्ट है, इसमें क्या मैं बताऊं आपको, मेरे लिए कोई इसमें सर्विस नहीं है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। सो सॉल्व कर लीजिए, आपका एम डैश निकल जाएगा, ठीक है। अब जो मेरे लायक डिस्कशन का पॉइंट है वो कुछ और है, वो ये है कि अगर मान लो कि हम O1 के बजाय O2 लें, इफ आई टेक इंस्टेड ऑफ O1 इफ आई टेक O2 एज ऑब्जर्वर, अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग O1 इफ आई टेक O2 एज द ऑब्जर्वर, अगर O2 ऑब्जर्वर लें, तब कैसे करोगे? O1 तो इनर्शियल ऑब्जर्वर था, तो वो एक एलिजिबल पर्सन था, काबिल आदमी था, उसका सारा ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्से के साथ कोरिलेट कर सकते थे, उसका सारा ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्से के साथ कोरिलेट कर सकते थे, तो ही वॉज एलिजिबल पर्सन। बट O2 के साथ प्रॉब्लम है, O2 जो है वेज के ऊपर खड़ा है, ठीक है, चूंकि वो वेज के ऊपर है तो वेज का उस सारा मोशन को इनहेरिट कर रहा है, वेज का वो सारा मोशन को इनहेरिट कर रहा है। अब वेज जो है सरफेस के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट कर रहा है, ए इज द एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक तरह से O2 जो हो गया एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो गया, O2 एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो गया, एंड इन दैट केस O2 इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके ऑब्जर्वेशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकते फोर्स के साथ। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्सेज के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कोरिलेट हिज ऑब्जर्वेशन विद द फोर्सेज यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो उस केस में क्या करना होगा,
उस केस में आप फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, आप वो सूडो फोर्स का जो पहला वीडियो है वो जरूर देखें, उसे काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस कर रखा है। क्यों हम लोग नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ पे पूरा डिस्कशन किया हुआ है। और उसी में मैंने आपको बताया है कि अगर आप सवाल को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसका भी इक्वेशन आप O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, इसमें से जिसका भी इक्वेशन आप O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में यू हैव टू मेक ए स्लाइड मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन क्या है? वो मॉडिफिकेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, जो रियल फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो करते ही रहेंगे, उसके साथ एक छोटा सा सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटा सा मतलब एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। उससे मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि ऑल द जो रियल फोर्स लग रहे हैं वो अभी भी लगते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, पहले हम लोग O2 का ऑब्जर्वेशन देख लें। O2 का ऑब्जर्वेशन क्या है? O2 जो है वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, राइट। सो ही विल फाइंड वेज टू बी इन इक्विलिब्रियम, वो वेज को इक्विलिब्रियम में पाएगा, ही विल फाइंड वेज टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी तरह से चूंकि ये ब्लॉक जो है वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो वो ब्लॉक को भी इक्विलिब्रियम में पाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये हैंगिंग मास को कैसे जाता हुआ देखेगा, ये बताओ। हाउ ही विल फाइंड द हैंगिंग मास के अंदर क्या एक्सेलरेशन देखेगा? विल ही बी सीइंग दिस एक्सेलरेशन ए? ये एक्सेलरेशन ए देखेगा? बताओ। ऑफ कोर्स देखेगा, लेकिन इसके साथ एक और एक्सेलरेशन देखेगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं एम डैश का एक्सेलरेशन डिस्कस करूं, आप मुझे ये बताओ कि हैंगिंग मास इस पुली को कैसे देखेगा? पुली के अंदर क्या मोशन ऑब्जर्व करेगा? ये हैंगिंग मास बोला, O2 जो है इस पुली के अंदर क्या एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा? आप जब कई बार देखो गाड़ी का फ्रंट सीट में बैठ जाते हो ड्राइवर के बगल में, आप क्या देखते हो? सारा पेड़ पौधा रोड वगैरह आपकी तरफ आता हुआ दिखता है ना। गाड़ी तो आपको रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, उसका सारा मोशन को इनहेरिट कर रहे हो, तो आप क्या पाते हो? जो सामने पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब आपकी तरफ एक्सीलरेट होता हुआ दिखता है। ऐसे ही ये जो पुली है, पुली जो है सरफेस से अटैच्ड है, तो ये पुली के अंदर क्या मोशन देखेगा? O2 will find this pulley to be accelerating towards him with a acceleration. O2 जो है ये पुली के अंदर एक एक्सेलरेशन दिखेगा, क्योंकि वो देखो वेज को रेस्ट पे पा रहा है, तो उसको सारा दुनिया जो है उसके अपने तरफ आता हुआ दिखेगा ना। पूरी दुनिया जो है, जितने भी बॉडी हैं वेज के बाहर, वो सब उसकी तरफ आते हुए दिखेंगे। तो ये जो O2 है, O1 पुली के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। O1 जो है पुली को रेस्ट पे पाएगा, लेकिन O2 जो है, चूंकि O2 का अपना जो व्हीकल है, अपना जो वेज है, वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स नहीं देखेगा, वो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, उसके साथ अटैच्ड है, तो इसका सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है, तो उसको वेज रेस्ट पे मिलेगा। लेकिन ये जो बॉडी जो O1 के लिए रेस्ट पे है पुली, वो पुली उसको अपनी तरफ एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, वो फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली फॉलिंग में क्या है? जी एक्सेलरेशन होगा, तो O1 क्या देखेगा? जी एक्सेलरेशन से इसको वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ देखेगा। लेकिन O2 इसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी को क्या देखेगा? वो जी एक्सेलरेशन तो देखेगा ही, जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको तो इंटैक्ट देखेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एक्सेलरेशन ए भी देखेगा। ठीक है, एक एक्सेलरेशन ए भी देखेगा, और उसको फाइनली जो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिखेगा इस फॉलिंग मास में। ठीक है, उसी तरह से अगर एम डैश का बात करें, तो ये जो वर्टिकल एक्सेलरेशन ए है वो तो उसको दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए भी उसको इस हैंगिंग ब्लॉक के अंदर दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ऑब्जर्वेशन क्या है? पुली जो कि रेस्ट पे था, उसके अंदर भी उसको एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स लेफ्ट दिख रहा है। ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके अंदर भी वो जी के साथ साथ एक ए एक्सेलरेशन देख रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो हैंगिंग मास है उसके अंदर भी उसको ये ए एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन ए है, उसके साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी वो देखेगा। ठीक है, तो ये आपका O2 का ऑब्जर्वेशन है, मतलब वेज और ब्लॉक को रेस्ट पे देख रहा है,
और जो हैंगिंग मास है उसके अंदर वो एक वर्टिकल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी देखेगा। अब देखिए, अगर हमें तीनों बॉडी का मतलब वेज, ब्लॉक और हैंगिंग बॉडी, अगर तीनों ही बॉडी का अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना है, इफ वी वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन और इफ यू वांट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू दीज बॉडीज एज पर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, अगर नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखना है, उस केस में तीनों में ही आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि हम सभी का इक्वेशन नॉन यूनिवर्सल के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखें, लेकिन जिसका भी लिखना चाहते हैं, देखो हमने यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग तीनों का इक्वेशन लिख चुके हैं हम लोग, अब इसमें नॉन यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग जिसका भी लिखना चाहते हैं, तीनों का भी लिख सकते हो, दो का भी लिख सकते हो, एक का भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो तीनों का ही हम नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना चाहते हैं, उस केस में तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम में वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन क्या है? वो मॉडिफिकेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्स एक्टिंग, जो रियल फोर्स लग रहे हैं वो तो लगते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सूडो फोर्स। ये रियल फोर्स के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। फिर से लिख देते हैं, हम लिखे थे ऐसे पिछला जो सूडो फोर्स का टॉपिक था, फिर भी लिख देता हूं मैं। सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ mass of the body being observed by non-यूनिवर्सल observer and acceleration of the frame of non-यूनिवर्सल observer, acceleration of the frame of non-यूनिवर्सल observer, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द acceleration of the frame of, opposite to the acceleration of the frame of non-यूनिवर्सल observer, opposite to the acceleration of the frame of non-यूनिवर्सल observer, ठीक है। Product of mass of the body being observed by non-यूनिवर्सल observer and acceleration of the frame of non-यूनिवर्सल observer, और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन-यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। देखिए, आप अगर तीनों का ही इक्वेशन नॉन-यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो, तो उस केस में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो वेज का भी लिखना चाहते हो तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में नॉन-यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। O2 जो आपका ऑब्जर्वर है, इसका जो फ्रेम है वेज राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको सूडो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? द मास वेज पे लगा रहे हैं तो वेज का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन-यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। यहां पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन-यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, ठीक है। यहां पे सूडो फोर्स एफ सूडो लिख लो। एफ सूडो क्या होगा? एम डैश इंटू ए, एम डैश इंटू ए, ठीक, ओके। अब एक बार सूडो फोर्स लगा लिया आपने। नाउ यू हैव कंपेंसेटेड फॉर द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 एंड O2। सूडो फोर्स क्या है? इससे जुगाड़ है, इससे मैनिपुलेशन इनटू फ्री बॉडी डायग्राम which is done in order to compensate for the difference in the observation made by O1 and O2। सूडो फोर्स एक जुगाड़ है,
ये फोर्स सूडो इसलिए कहलाता है क्योंकि फोर्स एक्चुअली लगता नहीं है, ये फोर्स एक्चुअली लगता नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है फ्री बॉडी डायग्राम में, सो दैट द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 एंड O2 कैन बी कंपेंसेटेड। जो डिफरेंस है O1 और O2 के ऑब्जर्वेशन में, जिसकी वजह से हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ नॉन एस लॉ ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन में नहीं लगा पाते हैं, उसको कंपेंसेट करता है। और चूंकि एक और जब कंपेंसेट हो जाता है फिर आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय नॉन एस लॉ ऑब्जर्वर। नॉन एस लॉ ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को सूडो फोर्स लगा के आप कोरिलेट कर सकते हैं फोर्स के साथ। ये तो इक्वेशन हो गया इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का O2 का ऑब्जर्वेशन क्या है वेज के रिगार्डिंग? वो वेज को रेस्ट पे पा रहा है, वेज को रेस्ट पे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन बोथ विल बी जीरो। क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या हो गया? T माइनस ma माइनस n साइन थीटा, that will be equal to 0. ठीक। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन is also 0, so r minus mg minus n cos theta is 0। ठीक। इसी तरह से नेट फोर्स इन x डायरेक्शन here will be 0। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? n sin theta minus ma is 0। Net force in y direction will also be 0, n cos theta minus mg is 0। यहां पे net force in y direction will be 0, you have m dash, sorry, net force in y direction में तो एक्सेलरेशन देख रहा है ना, ये एक्सेलरेशन है वो जो O2 ऑब्जर्व कर रहा है, तो y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m डैश g माइनस t इक्वल्स टू m डैश है। और x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन यहाँ दिख रहा है, इसको नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में यहाँ फोर्स क्या है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इज द ओनली फोर्स विच यू हैव, f सूडो, एंड दैट विल बी इक्वल टू m डैश है। अब f सूडो का मैग्नीट्यूड क्या है? f सूडो का जो मैग्नीट्यूड है वो मास द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड into acceleration of the frame और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड into acceleration of the frame और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। यहाँ m डैश a क्या है? f सूडो का मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m डैश इंटू एक्सेलरेशन। ये है मास इंटू एक्सेलरेशन। आया m डैश a पूरा एक बंच में है, दैट इज सूडो फोर्स। तो ये इक्वेशन रिडंडेंट है, ये इक्वेशन रिडंडेंट है क्योंकि दोनों तब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आएगा 1 इक्वल टू 1, विच ए वेल नोन फैक्ट। तो कई बार ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं जो रिडंडेंट होते हैं, इसको रिडंडेंट इक्वेशन बोलेंगे। ये आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, रिडंडेंट, दिस इज ए रिडंडेंट इक्वेशन, मतलब ये कुछ भी आपको नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। 1 इक्वल्स टू 1, एवरीबॉडी नोज दिस, दैट्स नॉट ए न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नया इंफॉर्मेशन तो है नहीं, सबको पता है 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके लिए यूजलेस है, इट डजंट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिख लिया O2 के अकॉर्डिंग भी, O2 के अकॉर्डिंग भी हमने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, O2 के अकॉर्डिंग भी इक्वेशन लिख लिया। अब आप कंपेयर कीजिए इन इक्वेशंस को, कंपेयर दीज इक्वेशंस, ये कंपेयर को इसके साथ, व्हाट डू यू फाइंड? यू कंपेयर दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को कंपेयर करो, ये नहीं, ये तो इसका है ही नहीं। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड? द इक्वेशंस आर सेम, इट हैज टू बी, तभी मैनिपुलेशन सक्सेसफुल होगा ना, तभी ये मैनिपुलेशन सक्सेसफुल होगा। ये सारे इक्वेशन सेम है, होने भी चाहिए। ठीक है, तभी है, क्योंकि आंसर तो सेम आना है ना, चाहे जैसे भी करो, आप इनर्शियल ऑब्जर्वर लो, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लो, एम डैश का वैल्यू सेम आना है, और सेम तभी आएगा जब इक्वेशन सेम होगा। और सूडो फोर्स लगा ही रहे हैं इसलिए कि हम लोग वही इक्वेशन ऑब्टेन कर लें जो O1 के अकॉर्डिंग लिखा था, वही इक्वेशन, सेम इक्वेशन आ जाए। So the equations are same, but of course physics behind these equations are different. Physics behind these equations are different.
इन इक्वेशंस के पीछे का जो फिजिक्स है वो अलग है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स आप देख रहे हैं कि सूडो फोर्स हमें कोई कंपल्सन नहीं है कि सूडो फोर्स लगाना ही है। सूडो फोर्स का कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सवाल को सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग ही करना है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर आप क्या ले रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्वर इनर्शियल लेते हैं, आपको सूडो फोर्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जर्वर आप इनर्शियल लेते हैं, यू डोंट नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल लेते हैं, उस केस में सूडो फोर्स लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है वो एलिजिबल पर्सन नहीं है। उसके नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन जो है उसमें न्यूटन से कहला वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को हम लोग सेम फोर्स के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए जब भी आप सवाल को नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करेंगे, उस केस में जिसका भी इक्वेशन आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। दैट मॉडिफिकेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ सूडो फोर्स। जितने भी रियल फोर्स लग रहे हैं वो तो लगते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। आज सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। आप फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि इक्वेशन ही सेम आएगा, ठीक है। जो इनर्शियल ऑब्जर्वर का इक्वेशन है वही इक्वेशन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, एक बार आप सूडो फोर्स लगा लेंगे तो। आप देखिए जो चीज़ जो सूडो फोर्स है, जिसको आप सूडो फोर्स बोल रहे हैं, जैसे इसको आप सूडो फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली इनर्शियल के लिए ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। व्हाट यू आर कॉलिंग सूडो फोर्स इन दीज इक्वेशंस आर बेसिकली पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये ma यहाँ पे सूडो फोर्स है, लेकिन वही यहाँ पे जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो O1 मेक कर रहा है, O2 नहीं कर पा रहा, उसी को हम लोग सूडो फोर्स के टर्म में यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ma सूडो फोर्स है, लेकिन वही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, O1 के ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। जो O2 के अकॉर्डिंग सूडो फोर्स है वो बेसिकली O1 के इक्वेशन में वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। जो यहाँ पे सूडो फोर्स आपका है वो बेसिकली O1 के केस में ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। मतलब राइट हैंड साइड ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता है ना, ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेलरेशन। जो यहाँ पे आप सूडो फोर्स बोल रहे हैं वो O1 के लिए ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स बिहाइंड दिस इक्वेशंस आर डिफरेंट। जो सिग्निफिकेंस है टर्म्स का वो अलग है। यहाँ पे ma इज फोर्स, यहाँ पे ma इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर कि कब सूडो फोर्स लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, और कितना लगाते हैं और कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं। ये तीन चीज आपको शुरू से ही बता रहे हैं। किसी फोर्स का आपको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो फोर्स कब लगाते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा कितना लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो ये तीनों चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी हैव डिस्कस अबाउट सूडो फोर्स। अभी सूडो फोर्स का थोड़ा डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू करेगा व्हेन वी विल डिस्कस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब लोग सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम लोग सूडो फोर्स देखेंगे, और तभी सूडो फोर्स का जो पूरा डिस्कशन है वो कंप्लीट हम लोग मानेंगे उसको, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पूरा थ्योरी हम पढ़ा दिए। अब आगे हम लोग एससी वर्मा का क्वेश्चन जो है करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।